हरे हम, 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हर वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है श्वास का विज्ञान, साइंस ऑफ ब्रीदिंग। श्वास हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं। हमें बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया को से जोड़ने वाला एकमात्र कोई जैसे कोई वस्तु है तो वो है हमारा श्वास। और प्रेक्षा ध्यान में कि हर कोई किसी भी ध्यान पद्धति में श्वास का महत्व क्या होता है हम सब जानते हैं, बताया जाता है हर एक एक बात को। श्वास का विज्ञान, सम्यक श्वास हमारा कैसा होना चाहिए, सही श्वास कैसा होना चाहिए। श्वास अगर हमारा सम्यक नहीं होता है तो क्या होता है, हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं। और श्वास हमारा सम्यक होगा तो हम हर तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो ये सम्यक श्वास क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सही श्वास हमारा कैसा होना चाहिए और श्वास का विज्ञान एक बहुत ही, ये भी बहुत गहरा विषय है, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। और इस विषय पर हमने पहले भी बहुत सारे सेशन लिए हुए हैं और इसको जितना अधिक हम सुनेंगे, समझेंगे, प्रयोग करेंगे उतना ही हम गहराई तक जाएंगे। तो आज हम इसी विषय को लेकर फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारी जानी पहचानी ट्रेनर सविता जी हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ सविता जी का स्वागत कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम, गुड ओम। मॉर्निंग, सुप्रभात और सभी का वेलकम है और बहुत बहुत आभार इस प्लेटफॉर्म का और आप सबका। तो श्वास के बारे में जैसे आनंदमल सर ने बताया कि श्वास ही जीवन है। हम सब जानते हैं कि जितना धीरे धीरे अगर जिंदगी को बनाना है खास तो लेने होंगे धीमे लंबे श्वास। अगर जिंदगी को बनाना है खास तो लेने होंगे लंबे धीमे श्वास। ये हम सब जानते भी हैं कि श्वास हम जितना धीरे धीरे लेते हैं, जितना लंबा लेते हैं, उतनी ही हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलती है और उतना ही हम एनर्जेटिक भी फील करते हैं और हमारी दिन भर की एक्टिविटीज श्वास के माध्यम से ही सही ढंग से चलती रहती है।
तो क्या कोई ये बताना चाहेगा कि हमारा जीवन का सच्चा साथी कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट और सच्चा जीवन साथी कौन है? रीटा जी ने कुछ, हाँ बोलिए। चंदा जी मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे यस, सभी श्वास। लोग श्वास लिख रहे हैं। मूल जैन जी ने लिखा, चंदा जी ने लिखा, आई होप रीटा जी का श्वास भी यही आंसर होगा। श्वास है, श्वास ही हमारा सच्चा जीवन साथी है। ठीक है। शशि जी ने लिखा शरीर। ये भी सही है कि शरीर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्वास है तो ही शरीर भी ये है। काम का है। जब तक श्वास है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक हम जिंदा हैं, तो श्वास के माध्यम से ही जिंदा है। तो इसका बेसिक ये भी हम सभी जानते हैं कि मुख को बंद रख कर ही नाक से श्वास लेना चाहिए। और इसका रीजन क्या है कि हमें मुख को बंद करके, मैं एक बार स्लाइड भी शेयर कर देती हूँ, हमें श्वास जो है हमेशा मुख से ही क्यों लेना चाहिए? नाक से। सॉरी, हाँ, नाक से ही क्यों लेना चाहिए, मुख हमेशा बंद रखना चाहिए? क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि नाक के भीतर बहुत सारे छोटे छोटे बाल हैं और म्यूकस है। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर के एटमॉस्फेयर में जो धूल कण होते हैं वो सारे उसके थ्रू रुक जाते हैं। तो एक तरह से लंग्स के इंफेक्शन से हम बचते हैं, और एयर को ह्यूमिडिफाई करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल उसे बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। और अगर आप बाई चांस किसी को देखते भी हैं रात को सोते हुए, कई बार किसी का मुंह खुला हुआ भी रहता है, तो उसे बंद कर दे तो सही रहता है, ताकि नाक से ही श्वास का आना जाना होता रहे। जब तक सांस है तब तक आस है, और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा श्वास ही है। ऑक्सीजन श्वास के थ्रू ही हमें मिलती है। और एक छोटा सा एग्जांपल, ज्यादातर देखा भी होगा स्कूल टाइम में, सबने इसको किया भी होगा शायद, कि जब कैंडल को जलाया जाता है, कैंडल को जलाकर जब उसके ऊपर कवर कर देते हैं ग्लास से, तो थोड़ी देर में वो कैंडल बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। जितनी देर तक उसके भीतर वो ऑक्सीजन थी तब तक वो कैंडल जलती रही, और जैसे ही वो खत्म हुई और वो कैंडल बुझ जाती है। तो जितने भी सोर्स, ईंधन के सोर्स हैं, इवन देखा जाए तो गाड़ी चलती है कोई भी, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, पेट्रोल उसमें है, गैस उसमें है, चाहे जिस भी तरह से वो चल रही है, लेकिन जब वो स्टार्ट की जाती है तो एक्चुअली में ऑक्सीजन का कांटेक्ट उसके साथ आता है, तभी वो काम करना शुरू करती है। तो हर चीज को जलने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जैसे हम लोग ये भी सब जानते हैं कि भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। भोजन के बिना हम कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, यस और नो? यस। पानी के बिना भी कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। श्वास के बिना कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं? कुछ पल भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो श्वास हम नाक से, क्योंकि ये हमारे लिए इतना जरूरी है, तो हमें किस तरह से इसको लेना चाहिए और ये किस तरह से हमारे भीतर जाता है, क्या इसका ट्रैक है, और किस तरह हमें अपने अलग अलग जो हमारे लंग्स के मसल्स हैं उस तरह, वो किस तरह हमें यूज करने चाहिए।
सबसे पहले हम नाक से ही, जैसे हमने देखा कि मुंह को बंद करके हम नाक से सांस लेते हैं, तो नाक से यानी ये दोनों नथुने, नोस्ट्रल से श्वास भीतर गया और गले में पहुंचा, यहाँ पे जिसको कि फारिंक्स कहा जाता है। यहीं पे हमारी फूड पाइप, विंड पाइप, नाक का पिछला हिस्सा मिलता है। तो सबसे पहले जो श्वास है फारिंक्स में गया, यहां से होता हुआ नीचे जाना तो उसने नीचे ही है, तो लैरिंक्स, जो ये वॉइस बॉक्स का हिस्सा हो गया लैरिंक्स, और फिर ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दो हिस्सों में डिवाइड होकर दोनों लंग्स को कनेक्ट करती है, और जब वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है तो उसे कहा जाता है ब्रोंकाई। और लंग्स के भीतर कनेक्ट होने के बाद वो बहुत सारी ब्रांचेस में बिखर जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उन्हीं ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स, और उन ब्रोंक्यूल्स के एंड पॉइंट्स पर एयर सैक्स, अंगूर के गुच्छे, एक तरह से पूरे के पूरे लंग्स में गुच्छों की तरह फैले हुए होते हैं, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई। और मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज हैं हमारे लंग्स के भीतर। जब हम नाक से श्वास लेते हैं, विंड पाइप, फारिंक्स, लैरिंक्स, विंड पाइप से होता हुआ लंग्स के भीतर जाता है, एल्वियोलाई तक पहुंचता है। तो और एक नॉर्मल सेंस में हम कहते हुए कि हमने नाक से सांस लिया, लंग्स तक पहुंचा, ऑक्सीजन गई, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके नाक से ही बाहरी एटमॉस्फेयर में छोड़ दी। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस का ही पूरे का पूरा ट्रैक है, वो यही है कि नथुने, फारिंक्स, लारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई जो होती है वो पूरी तरह से कैपिलरीज के साथ कवर्ड होती है। ये बिल्कुल एक तरह से वो फ्लो चार्ट बना दिया ताकि समझना भी आसान हो जाए कि पेयर ऑफ नोस्ट्रिल नेजल कैविटी से भीतर गया, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, वेंट पाइप, लंग्स। अब लंग्स में ही ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। तो इस तरह ये हमारा बाहरी रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। तो अंदर भीतर जो है, एक तरह से अगर हम पेड़ को उल्टा कर देते, तना ऊपर की ओर आ जाता है, नीचे की ओर पूरा बिखरा हुआ है जाल, तो उसको ब्रोंकियल ट्री कहा जाता है। ब्रोंकाइज, एल्वियोलाइज पूरी तरह से भीतर फैली हुई। अब जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ, तो इसमें हमारे तीन तरह के मसल्स यूज होते हैं। कौन से होते हैं? डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स और क्लेविकल मसल्स। डायफ्राम तो हम सब जानते हैं, ज्यादातर हम कहते हुए कि डायफ्रामिक ब्रीदिंग लेनी चाहिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होनी चाहिए। तो क्या एब्डोमिनल ब्रीदिंग जब हम कहते हैं तो सचमुच पेट में श्वास जाता है? ज्यादातर ये कहा जाता है ना कि श्वास लें और पेट को फुलाएं। क्या श्वास पेट में जाता है? यस और नो? नो। यस, गर्दन हिल रही है चंदा जी की कि नहीं। तो इनफैक्ट श्वास पेट में नहीं जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम को एक्सपांड किया जाता है। डायफ्राम एक्सपांड होता है, उसको स्पेस चाहिए होती है, इसीलिए पेट को फुलाया जाता है। पेट और नीचे जो डायफ्राम होता है वो एक तरह से छाते की तरह होता है कि जब हमने श्वास को लिया तो वो नीचे की ओर फैला, और जब हमने श्वास को छोड़ा तो वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं ताकि डायफ्राम को एक्सपैंड होने का स्पेस मिले, और जब श्वास को छोड़ें तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो प्रैक्टिकली जो, जैसे हमारा जो ये टॉपिक भी है कि श्वास का विज्ञान
क्या है। तो जब हम इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को, लाइक इसको समझ लेते हैं कि हमें डायफ्राम को एक्सपैंड करना है, तो अपने आप ही ये फीलिंग भी आती है कि हमें पेट को फुलाना है। पेट फूला तो डायफ्राम अपने आप ही एक्सपैंड भी हो जाता है। और जब पेट भीतर गया तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इन केस इस तरह से किसी का, वैसे तो यहाँ पे सभी लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ साधक नए भी जुड़ते रहते हैं, तो उन्हें भी इसी बात पर ध्यान देना है कि जब हमने श्वास को लिया तो पेट को फुलाया, और जब हमने श्वास को छोड़ा तो पेट को भीतर लिया। और एक बार चाहे तो लेफ्ट हैंड को पेट नाभि पर रखें और राइट हैंड उसके ऊपर रखते हुए इसकी प्रैक्टिस भी करें। कमर और गर्दन सीधी ही रहे, आंखों को बंद कर कर फील करें। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए पेट को फुलाएं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पेट को भीतर लें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। श्वास लें, छोड़ें। ब्रीथ इन, एब्डोमिनल मसल्स को पूरी तरह से एक्सपैंड कर दें। श्वास छोड़ें, पेट के मसल्स को भीतर खींचें। श्वास लें, छोड़ें। रिलैक्स्ड फील करें। तो इस तरह हमने अपने डायफ्राम को यूज किया, डायफ्रामिक मसल्स को यूज किया। और अगर हम अब सेकंड मसल्स की बात करते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, पसलियां, दो पसलियों के बीच में जो मसल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। कि दो पसलियां, उनको जोड़ने का काम करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। जब हम श्वास लेते हैं तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पसलियां हमारी बाहर की ओर एक्सपैंड होती हैं। और जब ये मसल्स रिलैक्स होते हैं तो हमारी पसलियां भीतर की ओर, अंदर की ओर जाती। तो इस तरह ये इंटरकॉस्टल मसल्स लंग्स के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। और स्पाइन को तो सीधा रखना ही है, तभी हमारी पसलियों को, हंसली को प्रॉपर स्पेस मिलता है एक्सपेंशन का। क्योंकि जब हम झुके हुए होते हैं तो हमारे लंग्स, पसलियां एक तरह से झुक जाती हैं और सही ढंग से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए हर बार इवन ध्यान के प्रयोगों में भी कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा जाए। डे टू डे लाइफ में भी हमें अपना ये पोस्चर बना लेना चाहिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी ही बनी रहे। तो जितनी स्पाइन हमारी सीधी रहती है, ऑक्सीजन इनटेक भी हमारा बढ़ता चला जाता है। और जब हम इन तीनों मसल्स को भी यूज करते हैं, हमारी ऑक्सीजन इनटेक ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। अब तीसरा मसल जो यहाँ, जैसे हम कहते हैं हंसली, हंसली जो है ये कॉलर बोन, इसके साथ के जो मसल्स होते हैं वो हो गए क्लेविकल मसल्स। तो जब हमने श्वास को लिया तो तीनों तरह के मसल्स को एक साथ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को अनुभव किया। जैसे इवन लंग्स के लिए कई बार जो प्रैक्टिसेस भी 3 हिस्सों में डिवाइड करके करवाई जाती है, तो उनका पर्पस भी यही होता है कि किस तरह हम तीनों के तीनों जो हमारे मसल्स हैं यूज किए जा सके। अब जैसे पहला था, इनफैक्ट अगर हम तीनों हिस्सों को यूज करते हैं तो उसे फुल योगिक ब्रीदिंग कहा जाता है।
तो सबसे पहले हमने यूज किया एब्डोमिनल मसल्स को। अब सेकंड जो है थोरेसिक, जो बीच में पूरी की पूरी पसलियां यूज हुई और इंटरकॉस्टल मसल्स यूज हुए, दैट इज थोरेसिक ब्रीदिंग। और थर्ड मसल्स, जब हम क्लेविकल मसल्स को यूज करेंगे, उन्हें कहा जाता है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो पहली ब्रीदिंग जो हमने की, दैट वाज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सेकेंड इज रिब केज। अब अगर हम अपने हाथों को सेंटर पार्ट ऑफ द चेस्ट रखते हैं, जो कि हमारा रिब्स का ही पूरा हिस्सा है, रिब्स पे रखा और हमने उसी के, अभी हमने जैसे पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव किया, अब हम अपने जो हमारे रिब्स के मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, उनके एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को फील करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। तो दोनों हाथों को, और चाहे तो कई बार ये भी देखने में आता है कि अगर हम साइड्स में इस तरह से भी हाथ को रखते हैं तो भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से फील होता है। तो दोनों अंगूठे साइड में रखते हुए, हाथों को सामने रखते हुए, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को फील करते हुए श्वास लें, पसलियों के फूलने का अनुभव, छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्शन, श्वास लें, पूरी तरह से एक्सपैंड, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, श्वास को छोड़ें, पसलियां भीतर की ओर, ब्रीद इन, आउट, श्वास लें, छोड़ें, ब्रीद इन, आउट। एक बार और श्वास लें, छोड़ें, रिलैक्स्ड। आई होप एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ, यस और नो? इनफैक्ट हो सकता है जब हम एक बार दो बार करते हैं तो कई बार हमें ये फीलिंग्स नहीं भी होती हैं, लेकिन जब हम रेगुलर करते चले जाते हैं तो हमें वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी फील होना शुरू हो जाता है। जैसे इवन देखा जाए तो पेट का फुलाना और सिकुड़ना भी कई बार हम जब शुरू करते हैं इन एक्टिविटीज को, वो फीलिंग्स नहीं आती हैं। और कई बार ये भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं अरे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब धीरे धीरे जब कोशिश की जाती है तो सांस लेते हुए पेट का फूलना और सांस छोड़ते हुए पेट का सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह रिब्स का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्टिंग में नहीं भी फील होता है, करते करते वो भी अनुभव में आना शुरू हो जाता है। तो अब अगर हम बात करें हमारे जो अपर, ये जो हमारी हसली है, कॉलर बोन है, क्लेविकल मसल्स हैं, यहाँ पे अगर हाथों को रखते हैं तो इन्हीं के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को एक ऊपर की ओर उठे। इनफैक्ट देखा जाए हमारे लंग्स की कैपेसिटी 4, 5, 6 लीटर्स है, लेकिन हम हार्डली 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर ही एक श्वास में लेते हैं। जब हम तीनों मसल्स का सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये अपर पार्ट ऑफ द लंग्स तो हमारा यूज ही नहीं होता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, लेते हैं, और अगर हम धीरे धीरे लेते हैं तो अपने आप फील होगा कि हमारा श्वास ऊपर तक आया। तो दोनों हाथों को यहाँ पर ये जो हमारी हसली है, इसी को फील करते हुए यहाँ रखें, और जब श्वास लिया एक्सपेंशन को फील करें, सिर्फ ऊपर के हिस्से में ही अभी सिर्फ फील करें, छोड़ें। अभी डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स को भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ क्लेविकल मसल्स। ब्रीद इन,
आउट। श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। ब्रीद इन, आउट। रिलैक्स फील करें। तो जब हम पूरी जागरूकता के साथ फील करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली में पता भी लगता है कि हमारी पसलियां ऊपर की ओर उठी और जब श्वास छोड़ा तो नीचे की ओर आई। तो इस तरह जब दीर्घ श्वास लिया जाता है तो तीनों के तीनों मसल्स हमारे अपने आप कॉन्शियसली जब हम करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में हमें हर काम कॉन्शियसली ही करना पड़ता है, जागरूकता के साथ ही करना पड़ता है, धीरे धीरे वो हमारी आदत बनती चली जाती है। अब हम श्वास लेंगे तीनों के तीनों मसल्स को देखते हुए, लाइक डायफ्राम भी नीचे की ओर गया, पसलियां भी पूरी तरह से एक्सपैंड हुई, क्लेविकल मसल्स भी ऊपर की ओर गए। तो पूरा ध्यान श्वास को लेते हुए तीनों का पूरा हिस्सा हमारा लंग्स का भर जाए और जब हमने श्वास को छोड़ा तो धीरे धीरे खाली हो जाए। जब हमने श्वास को लेना है नीचे से ऊपर तक पूरा भरना है। जिस तरह ग्लास में पानी को डाला जाता है तो नीचे से ग्लास भरना शुरू होता है, ऊपर तक भर जाता है, और जब खाली किया तो ऊपर से पहले खाली होगा और फिर धीरे धीरे नीचे तक खाली होता गया। तो श्वास को भी इसी तरह जागरूकता पूर्वक लिया, डायफ्राम, पसलियां और हंसली, और जब छोड़ा तो ऊपर के लंग्स सबसे पहले खाली हुए, धीरे 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 नीचे तक पूरी तरह से लंग्स को खाली किया। तो शुरू करते हैं इसी प्रैक्टिस को फिर से। धीरे धीरे श्वास लें, नीचे से ऊपर तक लंग्स को भर दें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऊपर से खाली करते हुए नीचे तक। धीरे धीरे श्वास लें, छोड़ें, ब्रीद इन, आउट। श्वास लें, छोड़ें, ब्रीद इन, डायफ्राम, पसलियां, हंसली, ब्रीद आउट। ऊपर से धीरे धीरे नीचे तक पूरे लंग्स को खाली कर दें। रिलैक्स्ड फील करें। तो सम्यक श्वास क्या है? मीन्स गति को, जो हमारी स्पीड है उसे कम करना और समय को बढ़ाना। धीरे धीरे जब हम लंबा श्वास लेते हैं तो अपने आप देखा होगा कि गति कम हो गई और समय बढ़ता चला गया। हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है 1 मिनट में, वो कितना होगा? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार श्वास छोड़ते हैं? यस, नहीं, नॉर्मल एज पर मेडिकल साइंस। ये तो हुआ कि हमने प्रैक्टिस के साथ बना दिया, हमारे 3 हो गए, हमारे 6 श्वास हो गए, 10 श्वास हो गए, लेकिन जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो 16, 18
और इनफैक्ट ज्यादातर एक्चुअली है तो 14, 16, 18 ही, लेकिन अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन का अगर नॉर्मल सिनेरियो में श्वास चेक करें, ज्यादातर उनका 18, 20, 22 तक चला जाता है, जिन्होंने श्वास की, दीर्घ श्वास की या समताल श्वास की प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन जब हम रेगुलर बेसिस पर दीर्घ श्वास की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं और उसको जैसे अगर हम नॉर्मल श्वास को देखें तो ज्यादातर हम 2 की गिनती तक लेते हैं और 3 की गिनती तक छोड़ते हैं, मीन्स 5 काउंट्स तक एक श्वास कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब हम जागरूकता पूर्वक श्वास लेते हैं तो अभी भी जैसे हमने किया था कि जागरूकता पूर्वक ले रहे थे, छोड़ रहे थे, तो कम से कम हमने 5 की गिनती तक श्वास लिया है और 5 की गिनती तक ही श्वास को छोड़ा है, जो कि हमने मिनिमम रखा। और दैट मीन्स 10 काउंट्स तक एक श्वास। 10 काउंट्स तक एक श्वास मीन्स 1 मिनट में 6 श्वास हो गए। तो इस तरह जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो हमारा श्वास अपने आप 10 पर, 8 पर, 6 पर चलता, मीन्स नॉर्मल सहज श्वास हमारा उस रेटिंग पर आता चला जाता है। लेकिन जब हम तनाव में होते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और भागा दौड़ी की कोई भी एक्टिविटी चल रही होती है, तो ऑटोमेटिकली देखा भी होगा कि हमारा श्वास कितनी तेज चलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें भी जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी ही उस सिचुएशन में भी हम अपने श्वास को नॉर्मल पोजीशन पे ला पाते हैं। 12, 8, 10 इजीली उतना रेटिंग मैनेज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो सम्यक श्वास कहा जाता है वो अपने आप ही स्लो, लॉन्ग एंड रिदमिक। रिदमिक मीन्स जितना समय हमने लेने में लिया पहली बार श्वास को और जितना समय हमने छोड़ने में लगाया, प्रत्येक श्वास उसी लय से, उसी रिदम से चलता रहा, तो वो रिदमिक श्वास होता चला जाता। मतलब चाहे जरूरी नहीं कि 5 की गिनती लेना है, 5 की गिनती में ही छोड़ना है। हमने 5 की गिनती में लिया, 10 की गिनती में छोड़ा, 5 की गिनती में लिया, 8 की गिनती पे छोड़ा, लेकिन जितना समय पहले श्वास में लगाया उतना ही समय प्रत्येक श्वास में लगाते चले गए, तो वो रिदम बनती चली जाती है। और हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे सेंटर्स हैं। एक सेंटर है रेस्पिरेटरी सेंटर। तो जिस रिदम से, जिस तरीके से हम श्वास को लेना शुरू कर देते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम मस्तिष्क का वो ब्रीदिंग सेंटर उस रिदम को पकड़ लेता है और वही हमारा सहज श्वास बनता चला जाता है। तो इस तरह हम अपने श्वास की गति और समय को जागरूकता पूर्वक मैनेज करते चले जाते हैं और वो उसी तरह से मैनेज भी होता चला जाता है। बेनिफिट्स भी हमें इसके बहुत सारे पता हैं, लेकिन अब जब जैसे हम बात करें सहज श्वास की, जो रिदम के साथ हमने उसको लंबा करना शुरू किया वो हमारा सहज श्वास बनता चला गया। एक बार इसके बेनिफिट्स को स्लाइड पे रीड आउट करके फिर हम प्रैक्टिसेस पे आते हैं। फिजिकल फायदे जो हमें नजर आते हैं, इनफैक्ट देखा जाए तो जब हमारा श्वास लंबा होता है हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती चली जाती है और बाहर जब श्वास को छोड़ा ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर से बाहर निकलते चले जाते हैं और हमारी हेल्थ भी दिन पर दिन इम्प्रूव होती, इवन जैसे अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर होनी शुरू हो जाती हैं। श्वास को लंबा जितना करते चले जाते हैं उतने ही हमारे शारीरिक रोग दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचनी शुरू हो जाती है। इमोशनल हेल्थ मिलती है, मेंटल हेल्थ मिलती है, बिहेवियर में भी हमारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं।
जब हमारे भीतर एक एक सेल में वो ऑक्सीजन पहुंची। भोजन से हमें एनर्जी मिलती है और श्वास से हमें एनर्जी मिलती है। जो भोजन से एनर्जी मिली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एक एक सेल तक पहुंचती है। अब उस ग्लूकोज को, जिससे हमें पूरे शरीर को जो एनर्जी मिल रही है, वो कन्वर्ट होने, हर जगह पे एनर्जी को कन्वर्ट होने में ऑक्सीजन चाहिए। जैसे देखा, कैंडल को जलाया, ऑक्सीजन चाहिए। तो अब शरीर में भी ग्लूकोज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ग्लूकोज तो पहुंचा, जब तक वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती। ऑक्सीजन गई, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो जो भी हमारी ये डे टू डे की एक्टिविटीज हैं, बोलना, चलना, खाना, सोचना, वो सारी चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले, एनर्जी बनी, और वहीं से बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी क्रिएट होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, चाहे वो वियर एंड टियर ऑफ सेल्स है। तो उसके निकालने का भी श्वास एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। तो जैसे हमने शुरू में जो बात की थी कि एल्वियोलाइज तक जो ऑक्सीजन गई भीतर, वहां से जो कैपिलरीज का पूरा जाल है, वही कैपिलरीज ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जाइज करती है। सेल्स ही तो है जो कि पूरे का पूरा एक तरह से पावर हाउस है। हमारी बॉडी, हर सेल अपने आप में एक पावर हाउस है, हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है। तो श्वास, जिसे हम कहते हैं कि बहुत सहज अवेलेबल है, और ज्यादातर ये भी कहा जाता है जो चीजें सहजता से अवेलेबल होती है वो हमारे लिए धूल के बराबर होती है। लेकिन श्वास, चाहे वो सहजता से अवेलेबल है, लेकिन वो धूल के बराबर नहीं है। श्वास है तो जीवन है। तो इसको सहजता से अर्थ ये हुआ कि अवेलेबल तो हमारे पास है, लेकिन जब हम उसको जागरूकता पूर्वक लेते हैं तो लंबा करते चले जाते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है, एनर्जी ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। दिन भर की एक्टिविटीज तो हमने की ही, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी जब हम करते हैं तब भी हम पूरी तरह से एनर्जेटिक ही फील करते हैं। अशोक जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सविता जी, श्वास की बात जब हम करते हैं तो हमें कुंभक की बात भी जरूर करनी है साथ में। बिल्कुल। हाँ बिना जी। कुंभक की बात किए हम श्वास को समझ नहीं सकते हैं। तो कुंभक हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रिया होती है। एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। तो कुछ क्रियाएं तो ऐच्छिक होती है, अपना आप होती है। कुछ क्रियाएं हम करते अनैच्छिक हैं, होती ऐच्छिक करते हैं, कुछ अपने अनैच्छिक होती है। तो श्वास को हम दोनों है। तरह से देखते हैं, ऐच्छिक भी है अनैच्छिक भी है। अनैच्छिक। और प्राणायाम के द्वारा हम श्वास को ऐच्छिक कर सकते हैं, अनैच्छिक क्रिया बिल्कुल। को ऐच्छिक कर सकते हैं। तो प्राणायाम तो सांस के ही सारे प्रयोग है, 8 प्रकार के प्राणायाम। उसके बारे में भी हम प्रयोग प्रैक्टिकल करना चाहेंगे, थोड़ा समय रहा तो। हाँ जी, तो बिल्कुल। मुझे लगा अलका एक बार जी, अशोक जी का हैंड रेस्ट है, अलका तो जी एक भी बार हमारे साथ उनका जुड़ी ले हुई है, लेते हम हैं। 1 मिनट अलका जी को भी सुनना चाहेंगे। और अभी जो हाँ। हमें समताल श्वास प्रक्रिया का प्रयोग बताया जाता है, वो भी श्वास का एक बहुत ही शानदार प्रयोग है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे उसमें। बिल्कुल। यस, यस। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जी जी। आपने जो श्वास लेने के जो बेनिफिट वगैरह बताए वो बहुत ही सही और सुंदर है। लेकिन जब अपन छोटा श्वास लेते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में एक बात कर रहा हूँ। जैसे अपन के ऑक्सीजन कम जाएगा तो जो ग्लूकोज बनता है खाने के अंदर तो वो अपने ना फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब अपन दीर्घ श्वास लेते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जो ग्लूकोज यानी शुगर की बीमारी और फैट की जो तकलीफ है तो उसको कम करने के लिए भी अपने ऑक्सीजन लेवल जितना अपना बढ़ेगा वो ज्यादा रहेगा। सही। बिल्कुल सही। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया। इनफैक्ट कि देखा जाए तो ग्लूकोज और फैट दोनों का ही एब्जॉर्प्शन सही ढंग से होना
शुरू हो जाता है अगर हम दीर्घ श्वास लेते हैं। और एक और मैंने पीछे एक बार अभी आनंदमल जी की ही एक वो देखी थी वीडियो, उसमें एक उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग श्वास का ही करवाया हुआ है कि 2 बार लिया नाक से और 3 बार मुख से छोड़ा। तो श्वास के बहुत सारे अलग अलग प्रयोग हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इफेक्टिव और छोटा सा लंग्स की कैपेसिटी को ही जितने भी प्रयोग हैं, चाहे इवन हम आसन करते हैं, चाहे प्राणायाम करते हैं, सबका पर्पस तो यही है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। तो एक बार ये प्रयोग भी 5 बार हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद श्वास के रोकने की टेक्निक क्या है उस पर एक बार बात करती हूँ। आनंद भाई जी ने कहा वैसे, हाँ जी, अशोक जी ने जैसे कहा कि फायदे बताए वो बराबर सही है, और अशोक जी ने बताया कि शॉर्ट श्वास लेने से क्या होता है, स्लो श्वास लेने से क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कम श्वास लेते हैं तो हमारा श्वास, जो सविता जी ने बहुत सुंदर तरीके से पूरा का पूरा बताया है कि नाक से कहाँ जाता है, कहाँ, पर छोटा श्वास लेते हैं तो वो श्वास जो गुच्छे बताए, अल्वोली के गुच्छे बताए हैं, वहां तक नहीं पहुंचता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वहां तक श्वास पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर वहां श्वास नहीं पहुंचा तो गैस का एक्सचेंज कैसा होगा? जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाता है, और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर आता है। ये सारा काम एल्वोली में होता है। अगर हमने पूरा लंबा गहरा श्वास लिया नहीं तो वो कहाँ तक जाएगा? ब्रॉन्चाइस तक पहुंच जाएगा, परंतु वो आगे नहीं पहुंचा तो जो शरीर के लिए मेन काम है वो काम तो होगा ही नहीं। अगर ऑक्सीजन गया नहीं तो वो ग्लूकोज बनना, एनर्जी बनना, वो सब बात की बात है, क्योंकि ग्लूकोज तो होता ही है, पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो वो एनर्जी होगी नहीं। इसीलिए मेनली कहते हैं कि श्वास के प्रकार 2। एक श्वास है जो प्रयत्न बिना, जो नेचुरल चलता है, जो जन्म से शुरू होता है वो अंत तक चलता ही रहता है। परंतु वही श्वास अगर हम प्रयत्न करें तो कुछ भी कर सकते हैं। उसको जितना चाहे लॉन्ग कर सकते, जितना चाहे रोक सकते। वो कितना लंबा करना है, कितना अधिक रोकना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और कुंभक का महत्व कितना है, इस पर अपनी पूरी एक क्लास हो चुकी है। श्वास लेना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ही अधिक इम्पोर्टेंट 2 चीजें कि वो ज्यादा लंबा छोड़ना। प्रमाणी उसका 1 से 2 दिया है। अगर अपने 5 अंक में लिया तो मिनिमम 10 में छोड़ना चाहिए, पर मैक्सिमम आप 11 में, 12 में, 15 में जितना लंबा छोड़ सकते वो छोड़ना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार सविता जी ने बहुत साइंस सुंदर बताया, प्रत्येक पॉइंट साइंटिफिकली आपको समझाया है। तो आप इसको समझो कि दिन भर वही बात याद करनी है कि मेरा श्वास नाक में गया, फिर आगे गया, फिर 2 ब्रांचेस के भाग, 2 फेफड़ों में भागे, वहां गया, उसके आगे क्या? अरे अरे अरे, मेरा एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तुरंत याद करो, वो बातें दिमाग में फिट करो और बार बार लंबा श्वास गहरा लेने की कोशिश करें। इसी के साथ सविता जी बहुत सुंदर प्रयोग कराएगी, उनको मैं अनुरोध करती हूँ। तो हमने 2 बार इस तरह से करके नाक से लेना है और 3 बार में मुख से छोड़ना है। तो शुरू करते हैं। कमर और गर्दन सीधी रहे। श्वास लें नाक से 2 बार, मुख से छोड़ें। ब्रीद इन, श्वास लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। एक बार और श्वास लें, आउट, रिलैक्स।
धीरे धीरे आंखें खोलें। इसे हमें कपालभाति के स्टाइल में नहीं करना है, मतलब दो ब्रेक्स में इस तरह से लिया पूरा श्वास और 3 ब्रेक में छोड़ दिया। लाइक दो बार में लिया, 3 बार में पूरा सांस खाली कर दिया। सिर्फ एक राउंड और 2 बार में श्वास को लिया और 3 बार में ही पूरा छोड़ दिया मुख से। पूरा खाली, देन रिलैक्स। सविता जी, इस टेक्निक को मैं फूक टेक्निक के नाम से बताता हूँ, फूक टेक्निक। और हम जब ये प्रयोग करते हैं तो कल्पना की जाती है कि हमारे सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और 3 फूंक मारते हुए सारी मोमबत्तियों को बुझाने का प्रयास करना है। इस तरह से हमारे दिमाग में सेट रहता है कि 3 फूंक मारते हुए सारी मोमबत्तियों को बुझाना है। राइट, इस सही टाइप बात, से प्रयोग किया जाता है ये। बिल्कुल सही बात है। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि भोजन का व्रत उपवास हम करते हैं, पानी का भी व्रत उपवास करते हैं, क्या श्वास का कर सकते हैं? कुछ सेकंड्स के लिए तो करते ही हैं। जो जी। हमने उसको रोका, कुंभक किया, वो उसका श्वास का ही तो उपवास हो गया कि हमने श्वास को लिया, भीतर रोका, श्वास को छोड़ा, बाहर रुका। हाँ, भोजन और पानी की तरह कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि हमें 1 दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है, लेकिन जो ये कुछ सेकंड्स के लिए रुके तो वो कुंभक जो है वो श्वास का ही उपवास है। जैसे भोजन का उपवास करते हैं तो बॉडी की क्लींजिंग होती है, टॉक्सिन्स ही तो बाहर आते हैं। चाहे हम दिन में 3 बार खाते हैं, 6 बार खाते हैं, 6 बार खाने वाला भी अगर 3 बार खाना शुरू करते हैं तो वो भी तो अप टू सम एक्सटेंट उपवास हुआ और शरीर के टॉक्सिन्स ही बाहर आए। तो इसी तरह जब हम श्वास का भी कुंभक करते हैं, उपवास करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी मिलती है और टॉक्सिन्स भी बाहर आते हैं। भोजन अगर हम 1 दिन नहीं करते हैं तो इनफैक्ट एनर्जी भी बनती है और टॉक्सिन्स भी शरीर के बाहर आते हैं। तो इसी प्रयोग को करते हैं कुंभक के साथ। अब हम 5 की गिनती तक श्वास लेंगे, 5 की गिनती तक भीतर होल्ड करें, फिर 5 की गिनती तक छोड़ा और 5 की गिनती तक ही बाहर रोका। इनफैक्ट समताल श्वास में भी हम यही टेक्निक अप्लाई करते हैं। और अगर वैसे तो आई होप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसे इजीली मैनेज कर पाएंगे। बाय चांस किसी को श्वास को रोकने में तकलीफ हो तो श्वास जबरदस्ती नहीं रोकना। अगेन रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहे, हाथ ज्ञान मुद्रा, धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए ही, धीरे धीरे आंखें बंद करने से क्या होता है, हमें पूरी तरह से विजुअलाइज हो जाता है। श्वास लिया, लंग्स को फुलाया, तीनों हिस्से डायफ्राम, हसली पसली, रोका, छोड़ें, बाहर रोकी। धीरे धीरे श्वास लें, एक्सपेंशन, रोके, पूरी तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में ही श्वास रुका हुआ है, छोड़ें, कॉन्ट्रैक्शन, रोके, श्वास लें, डायफ्राम, पसलियां, हंसली, होल्ड, छोड़ें,
रोके, श्वास लें, नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से भर दें, होल्ड करें, छोड़ें, ऊपर से नीचे तक खाली करते जाएं, रोकें, श्वास लें, होल्ड, आउट, होल्ड, रिलैक्स्ड फील करें, धीरे धीरे आंखें खोलें। तो जब हम पूरी जागरूकता के साथ और अपनी रुचि के साथ जागरूकता बनाई और फिर हमें उसमें इंटरेस्ट भी आना शुरू हुआ, हमें वो चीजें अच्छी भी लगनी शुरू हुई, तो हम और इजीली और सहजता से उसे अपनाते चले जाते हैं। श्वास का और विचारों का बहुत गहरा संबंध है। जब हम सोचते हैं तो देखते नहीं, और जब देखते हैं तो सोचते नहीं। जैसे ही हम श्वास को देखना शुरू करते हैं, तो अभी भी जैसे जो भी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस की, तो देखो होगा विचार ऑलमोस्ट जीरो थे। और अगर हम सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारा श्वास के प्रति जो ध्यान था, हम देख रहे थे, वो छूट जाता है। तो अगर हमें विचारों को कम करना है, तो अपने आप को श्वास पर टिकाना है। विचारों ने आना शुरू किया, एकदम से अपने आप को मैसेज छोड़, सोचने का काम तो दिन भर का है, क्यों ना 2 श्वास और देख ले। जरूरी नहीं है कि हमें आधा घंटा ही एक बार में बैठ के अपने आप को श्वास को देखना है। जब याद आ जाए, श्वास हर वक्त हमारे साथ है, हमें कोई एक स्पेशल आलंबन की जरूरत भी नहीं है, हर वक्त हमारे साथ है, सहजता से अवेलेबल है, एम्पल ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। नजर नहीं आ रही? अच्छा, अभी आई होप ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर कर ये गैलरी व्यू ले रखा है, मैं ले रहा हूँ स्क्रीन। अलका जी है, सॉरी, स्क्रीन पे ओके, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो सहजता से अवेलेबल है, हमें बाहर से भी जोड़ता है, भीतर से भी जोड़ता है। तो जैसे अभी आनंदमल सर ने भी बताया कि अपने आप भी आता है और हम इसे अपने ढंग से भी कर सकते हैं। तो श्वास की इतनी सारी क्वालिटीज हमारे पास हैं, तो हम जब जिसे कहते हैं कि वॉलेंटरी भी है, इनवॉलेंटरी भी है। अब जो हमने समताल श्वास किया, वो हमारा हमने खुद से उसको ऑर्गेनाइज किया है। तो जब हम खुद से ऑर्गेनाइज भी करते चले जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर उसी लय को, उसी रिदम को पकड़ना शुरू कर देता है, वही हमारा सहज श्वास भी बनता चला जाता है। फिर हम अचानक भी चेक करते हैं तो लगेगा कि अरे वाह, 10 की गिनती तक की श्वास जा रहा है और 10 की गिनती तक की श्वास आ रहा है, जिसमें कि कुंभक भी हो गया। तो अपने आप ही 3 से 4 श्वास 1 मिनट में नॉर्मल श्वास होते चले जाते हैं। और एक तरफ तो हम यही कहते हैं कि श्वास को जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए, बट जो हेल्दी हैं, जिन्हें बीपी की, अस्थमा की या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर श्वास को जबरदस्ती भी रोका जाए, मान लो हम 5 की गिनती तक सहजता से श्वास को रोक पाते हैं, अब हमने उसको 6 की गिनती तक या 7 की गिनती तक जबरदस्ती होल्ड किया, और अब हमारी वो सिचुएशन आ गई है कि हमें सांस चाहिए जल्दी से। मान लो सांस, नाक को बंद किया और रोका,
और अब सफोकेशन फील हुई, तो उस सिचुएशन में जो हमारे शरीर के सेल बिल्कुल सोए पड़े हैं, सुस्त पड़े हैं, वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां तक आज तक ऑक्सीजन पहुंची ही नहीं थी। तो वो जैसा जो उनको मिल रहा था वो उसी पोजीशन में आराम से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो पूरी तरह से जागृत हुए, जैसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उनमें भी एक तलब आई कि मुझे एक्टिवेट होना है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, वो भी एक्टिवेट हुए। और इस तरह से शरीर के सभी सेल एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो श्वास तो हमारे लिए, जानते तो हम है ही कि कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके प्रति जब वो नहीं, जब कोई शरीर का अंग या श्वास लेने में हमें दिक्कत होती है, तभी हमें पता लगता है अरे हम श्वास भी ले रहे हैं। जब वो अपने आप से चल रहा है तो हमारा किसी भी एक्टिविटी पे ध्यान भी नहीं जाता है। तो जागरूकता पूर्वक लेने का पर्पस ही ये है कि हमने उसको जानते हुए लिया, जानते हुए छोड़ा, तो हमारा वो लाइफ का एक हिस्सा बनता चला जाता है और विचार भी अपने आप कम होते चले जाते हैं। विचार कम हुए तो जो हम कहते हैं कि हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो भी ऑटोमेटिकली मैनेज होनी शुरू हो जाए, क्योंकि हम सोचते ज्यादा है, तभी तो इमोशनली वीक हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं। दिन में 60 to 70,000 विचार आए तो हमारा ध्यान उन्हीं में बना रहता है। श्वास, जो कि हम एक दिन में 22,000 श्वास लेते हैं, अगर उसमें से हमने कुछ श्वास भी देख लिए तो विचार कम होना शुरू हो जाते हैं और रोग भी धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो एक प्रैक्टिस हम लेंगे कि जिसमें हमने श्वास को, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे 1 या 2 काउंट ज्यादा रोकना है। जो कर सकते हैं, जिन्हें कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, वो इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करें, अदरवाइज नहीं करें। श्वास को लिया, रोका, नाक को बंद कर लें फिंगर से, चंदा जी, दोनों हाथ से नहीं, बंद करना है, प्रणव मुद्रा से करना है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे 2 या 3 काउंट्स एक्स्ट्रा लेते हुए श्वास को छोड़ें। और जब हम इतनी देर रोक कर छोड़ते हैं तो वो एकदम से ही बाहर आएगा और फिर रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। जिस तरह आसन करते हैं उसके बाद रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है, इसी तरह श्वास की भी, चाहे कोई भी क्रिया की, कोई भी तरह का प्राणायाम किया, बीच बीच में हर एक राउंड के बाद रिलैक्सेशन जरूर करें। कौन कितने काउंट्स तक रोक पाया? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो अपने अपने काउंटिंग। एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ, कुंभक 2 प्रकार के बताए जाते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक कुंभक तो हम ज्यादा देर कर सकते हैं, बाह्य कुंभक करने में ज्यादा छटपटाहट होती है, उसमें तकलीफ। हम ऐसे काफी भाई बहनों के मैसेज आते रहते हैं कि बाह्य कुंभक में हम ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बाह्य कुंभक में हमारा क्या होता है, अंदर बिल्कुल फेफड़े खाली होती है, ऑक्सीजन रहता नहीं है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो वो ऑक्सीजन की डिमांड रहती है, तो बाह्य कुंभक में समय ज्यादा लगाना मुश्किल होता है।
और आंतरिक कुंभक करते हैं, हमारे फेफड़े भरे हुए रहते हैं तो अंदर ऑक्सीजन रहती है, तो उसमें हम ज्यादा देर तक श्वास को रोक सकते हैं। रुक से। आइए और कुंभक के साथ एक भी एक आप राउंड प्रयोग। वैसे, एक राउंड तो बाहरी कुंभक का भी करेंगे। हम्म। तो मुझे था कि शायद कोई लिखा है 30। गुड, नाइस। 30, 35, 40, 50 काउंट्स तक इजीली होल्ड कर पाओगे, इवन रोकने के। सुविता जी, ये प्रयोग अलका जी ने बहुत बढ़िया पहले करवाया हुआ है, सबको अभ्यास है, इसलिए देखिए किसी किसी के मैंने 50-60 भी आ रहे हैं, 50-60 सेकंड में काउंटिंग तक भी रोका है। ये अलका जी ने सही है, प्रयोग करवाया हुआ है, इसलिए हम लोग को सबको अभ्यास है ज्यादा देर बिल्कुल रोक पाने के। सही में। और इनफैक्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप शरीर रहता है, जैसा ट्रेन करो वो ट्रेन हो जाता है। बस बिल्कुल हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। और राइट। सबसे सबसे मेन पॉइंट आप एक ध्यान रखो कि हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है श्वास हवा लेने के लिए। समझ लो, एक इमेजिन करो, अगर वो 5,000 है और हमने छोटा सा सांस लिया, तो उसमें से 1,000 कोशिकाओं को ही काम मिलता है रोज का छोटा सा श्वास में। तो 4,000 कोशिकाएं क्या करेगी? वो सो जाएगी, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं, धीरे धीरे डेड हो जाएगी। और फिर श्वास की प्रॉब्लम जैसे जैसे एज होगी बढ़ती जाएगी। अगर हम जागरूकता से लेंगे, स्पीडी लेंगे, तीव्र श्वास करेंगे, प्रयोग करते जाएंगे, तो कोशिकाओं को पता चलेगा, अरे काम है यहाँ, चलो चलो उठो उठो, सब जग जाएगी। तो हमें सारे कोशिकाओं को मतलब फेफड़ों को जागरूक करना, उसको एक्टिव रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना वहां भी बीमारियां फैल जाती है। क्योंकि एक उसमें भी एक माया जी बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि अंदर फंगस। अंदर अंधेरा सा हो जाता है और वो क्लियरिटी नहीं होती है, तो बीमारी कैसी होती है। बहुत सारे अभी टाइम हो गया है, कभी हम वो भी बात फिर सुनेंगे, से पर सबको कॉन्शियस रहना है, बस इतना ही हाँ। श्वास के लिए। चलिए, ओम समय हर। हो चुका है, अभी आपके लिए हम बाह्य समर्पित। कुंभक के साथ एक प्रयोग करेंगे, समापन, उसके बाद समापन। एक बार बाहरी कुंभक के साथ श्वास लें, छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें, रोकें, रिलैक्स फील करें। सो ये भी जैसे अनमोल सर ने अभी बताया था कि बाहर रोकना कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे उसमें 40-50 तक जाएगा, तो इसमें 30। वाह, मूलचंद जी का 60, ग्रेट। तो वही है कि उम्र हम ओम हर हम। जितनी हमारी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, उतना हम लंबे समय तक रोक पाते हैं। तो अभ्यास ही करना है, और तभी इस तरह के सेशंस बार बार रिपीट भी किए जाते हैं कि वही प्रैक्टिसेस कई बार जब हम करते रहते हैं कुछ दिनों तक तो याद रहता है, फिर धीरे धीरे वो हल्की पड़ जाती हैं और छूट जाती हैं। और फिर से कोई सेशन होता है, हम लोग भी फिर से रिवाइव हो जाते हैं, अरे हाँ ऐसे भी करना है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते रहें, और सम्यक श्वास तो हमारा धीरे धीरे 10 काउंट्स तक आना ही चाहिए। उमर हम, तो ओम कोई हर भी हम। कुछ कहना चाहता है? अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप हैंड राइज कीजिए, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। प्रयोग बहुत अच्छे लगे, सेशन अच्छा रहा, ये बातें हमें अभी आज नहीं करनी है। आपकी कोई जिज्ञासा हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो, यस। तो आप अनम्यूट कर सकते हो। यस, प्रश्न हो तो बताएं, आप हैंड राइज कीजिए। आपने अपने फीडबैक आप लिख के भी भेज सकते हैं, वीडियो बना के भी भेज सकते हैं। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। एक जैसे अपन श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, उस तरफ ध्यान देते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं
तो नाक के अग्रभाग पर अपन ध्यान दे तो वो प्रोसेस कैसे रहेगा? बिल्कुल सही है, कहीं पे भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए पेट का तब तक ध्यान देना बहुत जरूरी है जब तक वो हमारा सही नहीं हो जाता। अब जब वो परमानेंटली सही हो चुका है, लंग्स पे भी ध्यान दे सकते हैं, नाक के भीतर भी ध्यान दे सकते हैं, पूरे के पूरे प्रोसेस पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायाफ्राम को ही फूलते हुए देखना है, वो तो अब हमारी आदत में आ गया है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने पकड़ लिया है। तो नेक्स्ट कुछ भी ध्यान दिया जा सकता रीता जी, है। रीता जी ने हैंड राइज किया हुआ, रीता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सविता जी। जय जिनेन्द्र। मतलब मेरा डाउट है कि पानी का और श्वास का कुछ संबंध है क्या? पानी के साथ श्वास का कुछ संबंध है क्या? जैसे कम पानी पीते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो पानी में भी ऑक्सीजन है, H2O, ऑक्सीजन पानी में भी है, और श्वास के साथ भी जल के कण, लाइक ह्यूमिडिटी बाहर है, तो वाटर वेपर्स अप टू सम एक्सटेंट हमारे भीतर जा रहे हैं। तो जल मतलब ऑक्सीजन और पानी का संबंध तो है ही, जितना श्वास जरूरी है, श्वास तो सबसे ज्यादा जरूरी है डेफिनेटली। जैसे कहा जाता है भोजन भी जरूरी है, अल्टीमेटली अगर भोजन भी बिल्कुल छोड़ दिया तो शरीर तो खत्म होगा ही, पानी भी अगर बिल्कुल छोड़ दिया एक टाइम के बाद शरीर तो खत्म होगा। उनके साथ समय लग जाता है, श्वास के साथ जल्दी खत्म हो जाए अगर हमें श्वास नहीं मिल पा रहा है। तो एनर्जी के जो सोर्सेस हैं वो तो हमें चाहिए ही, और जल 75% अगर बॉडी में जल है तो ऑब्वियसली वो बाहर से भी हमें मिलेगा, तभी उस जल की पूर्ति होगी। ओम बरहम। समय ओवरऑल समाप्त हो रहा है थैंक यू हमारा। सविता जी। मैम, हार्ट अटैक के केसेस आजकल बहुत हो रहे हैं, तो वो क्या कारण से होते हैं? वो तो एक तरह से हार्ट की ब्लॉकेजेस तो है ही, लेकिन श्वास का अहम रोल है, क्योंकि हमारा श्वास ही अगर दीर्घ हो जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन का काम जो है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। तो अब सिर्फ श्वास, अब अगर हम एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं तब भी श्वास को जोड़ते हुए अगर किया जाता है तो हमारे हार्ट की ब्लॉकेजेस में भी फर्क पड़ता है। अगर हम धीरे धीरे देखिए, अगर हार्ट में ब्लॉकेज है तो हमारा श्वास भी कई बार बहुत लंबा नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे श्वास को भी लंबा करते जाएं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ साइमल्टेनियसली कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि जब भी कोई सिवियर प्रॉब्लम होती है तो कंसल्टेशन के साथ अपनी, ये एक तरह से ये कह लो कि अल्टरनेट थेरेपीज हीलिंग में हेल्प करती, बट एक बार प्रॉब्लम हो जाती है तब सिर्फ और सिर्फ उनपे ना रह के साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को मैनेज करें। अगर हम हमेशा से ही करते आ रहे हैं तो हो सकता है हमें प्रॉब्लम्स हो ही ना, लेकिन हो गई हैं तो मेडिकल हेल्प के साथ जरूर चलें। ओम बरहम। थैंक यू। समय मैम, काफी अपने हो को रहा है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो पता ही वैसे चलता है कि अपने चलने में श्वास भर रहे हैं या दौड़ने में श्वास भर रहे हैं या उठने में श्वास भर रहा है, तो उससे प्रॉब्लम चल जाता है कि भाई हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। नॉर्मली जिसे देखने या सुनने में आते हैं लोग क्योंकि है तो लेफ्ट साइड में ही, कहते हैं कि लेफ्ट साइड में ही हल्का सा दर्द भी होता है, और लेफ्ट हैंड में ही शायद से प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं दर्द के समय, तो उन्हीं से ज्यादातर रियलाइज करते हैं। और वैसे ऑल्टरनेट थेरेपीज में तो ये कहा जाता है अगर अपान वायु मुद्रा बना लो तो वो फर्स्ट एड का काम करती है, इजीली हम हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं ओम अपान बरहम। वायु मुद्रा कांता बना। जी ने हैंड राइज किया हुआ है, हम कांता जी को आखिरी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इसके बाद हम समापन की ओर। एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँ, हम जो त्रिबंध या महाबंध का प्रयोग करते हैं, ये भी श्वास का बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसका अभ्यास हम जितना ज्यादा करेंगे, हम दर्ली जी बहुत ही बढ़िया प्रयोग है त्रिबंध। इसके लिए इसके ऊपर हमने एक विशेष स्पेशल सेशन भी लिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें कितना महत्व है कुंभक का, किस तरह से हमने बंद लगाना है, पहले नीचे से फिर ऊपर, फिर धीरे धीरे ऊपर छोड़ते हुए, ऊपर से छोड़ते हुए जाना है, वो बहुत सुंदर तरीके से उसमें बताया गया था। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, त्रिबंध या महाबंध। यस कांता जी। मैम मैम
समताल श्वास प्रेक्षा करते हैं तो सांस तो लंबा लेने को होता है, बट छोड़ने के टाइम में इतना लंबा नहीं होता, क्यों? जैसे अभी भी आनंदमयी सर ने भी बताया था कि बाहरी कुंभक जिस तरह से मुश्किल है, उसी तरह बाहर की श्वास भी कंपैरेटिवली थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाता है, वो भी मैनेज होना शुरू हो जाता है। मीन्स हमें उस पर और टाइम देना है उसको ट्राई करने के लिए। देखिए कांता जी, जब हम समताल श्वास प्रेक्षा नहीं करते हैं, जो हमारा नॉर्मल श्वास होता है, श्वास लेना और छोड़ना, जिसमें हम कुंभक नहीं करते हैं, उसमें हम ये बोलते हैं श्वास लेने में जितना समय, छोड़ने में ज्यादा समय लगाओ, डबल टाइम आप छोड़ने में लगाओ। श्वास अगर 5 काउंटिंग में ले रहे हो तो 10 काउंटिंग में छोड़ो, 5 में लो 10 में 1:2 का रेशियो, उसमें आप 4 में लो तो 8 में छोड़ो, 3 में लो तो 6 में छोड़ो। तो इससे हमारे छोड़ने में जो समय ज्यादा लगाने का अभ्यास उसमें हमें होता है। तो नॉर्मल श्वास जो हम श्वास लेते हैं धीरे धीरे, तो उससे ज्यादा समय तक श्वास को छोड़ने में समय लगाना चाहिए। बिल्कुल। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। हर रोज। ओम ओम हर